और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर, सावन का सोमवार था और आज के दिन भगदड़ से हाहाकार मचा है। देखिए देश के अलग अलग मंदिरों का हाल क्या था। पहले उज्जैन में देखिए, सावन का सोमवार था, भारी भीड़ थी। उज्जैन महाकाल मंदिर में आरती हो रही थी। महाकाल परिसर में ही मंदिर है नागचंद्रेश्वर। नागचंद्रेश्वर मंदिर में देखिए भारी भीड़ थी। पंचामृत स्नानम पयोदीकृतं चैव मधुजा शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। अब देखिए इतनी भीड़ थी कि भगदड़ मची। बैरिकेड आप देख रहे हैं, लोग बैरिकेड फांद रहे थे। आप देख रहे हैं कैसे भगदड़ मची। इस भगदड़ में दर्जनों लोग घायल हो गए। और इस भगदड़ मचने के बाद देखिए आलम क्या था। लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिलाएं इसमें ज्यादातर थी। महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस वालों से हेल्प मांगे तो वो जाने भी नहीं दे रहे थे, बार बार बदतमीजी बहुत कर रहे थे। और उसके बाद में क्या बोलते, टेंट गिर गया, आगे जाने दिया तो सारी जनता एकदम से भग के आई और सारे बैरिकेड गिर गए। एक के ऊपर एक जनता गिर गई। मैं 10 जनों के नीचे दब गया, बैरिकेड मेरे ऊपर था और भी मेरे साथ ऐसे काफी सारे जने थे। सिर्फ उज्जैन में ऐसा नहीं हुआ, सावन का सोमवार था। आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि कई लोगों की जान चली गई। ये देखिए जरा, बिहार का लखीसराय आप देख रहे हैं, भारी भीड़ थी। सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ थी। इधर से कहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है, लाइन बढ़ रहा है, बढ़िया। इतनी भीड़ के बीच देखिए भगदड़ मची है। भगदड़ मची, एक के ऊपर एक लोगों ने पांव रखा है, लोग दब गए, लोगों की जानें चली गई। जहां तहां आपको नजर जाएंगी, कई जगह
लाशें पड़ी हुई हैं, शव पड़े हुए हैं भक्तों के। और उसके बाद वहां फौरन प्रशासन की टीम पहुंची, मौके पर एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंसेस दौड़ना शुरू हुई अशोक धाम से अस्पताल की तरफ। अब देखिए जरा, अस्पतालों में घायलों की लंबी लाइन थी। ये देखिए, लगभग 6 से ज्यादा लोगों की जान गई, उनके शव पहुंचाए गए, पहले घायलों को पहुंचाया गया अस्पतालों में। कुछ ना करो, कुछ ना करो, रो नहीं, कुछ नहीं होगा। अब आपको लिए चलता हूं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी जो भक्त पहुंचे थे वो एक होटल में रुके थे, उस होटल में आग लग गई। ये उस होटल की तस्वीर आप देख रहे हैं। तारापीठ मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। চিৎকার করছে মেন্নামা। और इस होटल में आग लगने से 8 लोगों की जान चली गई है। होटल से शवों को निकाला गया, अलग अलग जगहों से लोग आए थे तारापीठ दर्शन करने के लिए। ये तस्वीरें वाकई दर्दनाक हैं। देखिए कहां आखिर भगदड़ के हालात क्यों बने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार के लखीसराय में सावन सोमवार को यह हादसा हुआ है। स्टेशन से अशोक धाम मंदिर जाने के रास्ते में भगदड़ मची है और भगदड़ से 7 महिलाओं की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा घायल हुए। खबर है कि जलाभिषेक के लिए स्टेशन से मंदिर तक लंबी कतार थी, तभी अचानक पुरुषों की लाइन की तरफ एक खंभा गिर गया और अफवाह यह फैली कि लोगों पर बिजली लाइन का तार गिरा है, जबकि वो इंटरनेट वाली केबल वायर थी जिसमें करंट नहीं था। लेकिन करंट फैलने की अफवाह से लोग घबराकर भागने लगे और हजारों की भीड़, भगदड़ मची तो महिलाएं इसकी चपेट में आई। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया है। सीएम सम्राट ने मृतकों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। उज्जैन में भगदड़ क्यों मची? उज्जैन के महाकाल परिसर में भी भगदड़ के हालात बन गए। अफरा तफरी से 13 लोग घायल हो गए, कई बेहोश हो गए। साल में एक बार खुलने वाले नाग चंद्रेश्वर मंदिर में भारी भीड़ हुई। नाग पंचमी में खुलने वाले मंदिर में दर्शन करने दरअसल लाखों लोग पहुंचते हैं और भीड़ के दबाव से अचानक एक बैरिकेड टूटा और अफरा तफरी मच गई। मंदिर प्रबंध समिति भगदड़ या अफरा तफरी से इनकार कर रहा है। सावन सोमवार और नाग पंचमी एक ही दिन पड़ने से भीड़ का दावा किया गया और लेकिन कुछ श्रद्धालु करंट फैलने की अफवाह फैलने की बात कह रहे थे। बीरभूम में देखिए, बंगाल के बीरभूम में तारापीठ मंदिर के पास होटल में आग लगी। सोमवार सुबह जब लोग सो रहे थे, होटल की पहली मंजिल पर आग लग गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, 9 बुरी तरह से झुलस गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तारापीठ मंदिर में देवी तारा की पूजा होती है, हजारों लोग यहां आते हैं। यहां प्रतिमा में मां तारा की गोद में भगवान शिव को दिखाया गया है। सावन में मां तारा के साथ भगवान शिव की पूजा के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन तारापीठ आए ऐसे 9 भक्त आग लगने से जान गंवा बैठे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान और जिलाधिकारी। अचानक में वो 6-6:30 बजे 6:30 बजे के लगभग में वो अफवाह अचानक में पहुंची है, हम लोग के तक भी पहुंची है कि बिजली का तार गिर गया, लोग मर गए। ऐसी बात नहीं थी, एक बिजली का पोल गिरा हुआ था। आगे की जांच में सब कुछ आएगा जब टीम का गठन किया जाएगा और जांच की जाएगी। बहुत दुखद घटना है, बहुत लोगों को हताहत होने की सूचना मीडिया के द्वारा प्राप्त हुई। हृदय विदारक घटना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, क्योंकि श्रद्धालुओं से ही श्रद्धा का केंद्र निर्मित होता है, आस्था का केंद्र निर्मित होता है। जो भी घायल हुए, जो भी इसमें हताहत हुए, मैं उनके प्रति संवेदना रखता हूँ और अफवाह ना उड़ाए,
अफवाह के कारण ही सारी दुर्घटनाएं होती हैं। काफी लोगों के मरने की खबर आ रही है और करंट गिरने से जो है लोगों की जान गई है। बहुत ही दुखद है। परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है और सरकार से यही हम लोग मांग करते हैं या प्रशासन से, भाई कुछ भी व्यवस्था होनी चाहिए तो अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की घटना की कहीं दूर दूर तक सोच और संभावना नहीं है। और जिस दिन मेला शुरू हो रहा था उस दिन हम लोग सारे पदाधिकारियों के साथ बैठे थे, हर विषय पर समीक्षा हुई थी, लेकिन कुछ हुड़दंगियों के द्वारा इस तरह के अफवाह फैलाकर इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया है। हमने प्रशासन को कहा कि चिन्हित करें और जिनकी भी लापरवाही होगी, गैर जिम्मेदाराना लोग को कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश में पहली बार कोई भगदड़ नहीं हुई और भक्तों की पहली बार जान नहीं गई। तस्वीर देखिए जरा, बड़ी तैयारी की गई थी। यूपी में भी सावन का सोमवार था। देखिए बरेली में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही। अब देखिए जरा, ये आपने देख लिया पुष्प वर्षा हो रही। आपको बनारस लिए चलता हूं। वाराणसी में देखिए, वहां भक्तों की भारी भीड़ थी, बड़ा सैलाब था, उन पे फूलों से वर्षा की जा रही थी। अब आपको देवघर लिए चलता हूं। देखिए जरा झारखंड की तस्वीर। झारखंड में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। शिव भक्त बड़ी संख्या में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे थे। आपको लिए चलता हूं सोमनाथ मंदिर। देखिए सोमनाथ मंदिर की भीड़ देखिए जरा, भक्तों की भीड़, भारी हुजूम। जहां तक नजर जाएगी आपको भक्त ही भक्त नजर आएंगे। अब आपको सोमनाथ मंदिर लिए चलता हूं। देखिए भव्य रोशनी में नहाया हुआ सोमनाथ मंदिर और आरती हो रही थी। अब बड़ी चीज यह है कि हमारे देश में हजारों मंदिर हैं, लेकिन भक्तों की जान जाना जब वो भक्ति के लिए, पूजा के लिए गए हैं, यह बहुत दर्दनाक है। इसके लिए क्या करने की जरूरत है, सवाल यह है। वरना हर साल दर्जनों जाने जाती हैं। तो पहली चीज जो करने की जरूरत है कि क्षमता तय हो। मंदिर के अंदर तय वक्त पर कितने श्रद्धालु होंगे, यह संख्या तय करना भगदड़ से बचने के लिए जरूरी है।
प्रशासन और मंदिर प्रबंध समिति को ध्यान रखना होगा कि तय संख्या से ज्यादा लोग धार्मिक स्थल के अंदर न जाएं। वीआईपी प्रवेश के नाम पर भी नियमों की अनदेखी ना हो। आने जाने का रास्ता, मंदिर या धार्मिक स्थल में आने जाने के रास्ते अलग हो। इससे दोनों की तरफ की भीड़ का दबाव बढ़ेगा नहीं। प्रवेश और निकासी के रास्ते चौड़े होने चाहिए ताकि बहुत से लोग आए जाएं तो आपस में टकराए नहीं। बेहतर बैरिकेडिंग, कई बार बैरिकेडिंग से काफी भीड़ को रोका जाता है, लेकिन अचानक बैरिकेड टूटने से अफरा तफरी मच जाती है। इसलिए जरूरी है कि लोहे के मजबूत बैरिकेड्स लगाए जाएं और पुलिस प्रशासन बैरिकेड का सही इंतजाम भी देखे, जिससे भीड़ का दबाव एक जगह जमा ना होने पाए। एक और बड़ी चीज, सूचना और तकनीक पर जोर। धार्मिक स्थल के अंदर और बाहर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे हो, साथ ही भीड़ होने पर ड्रोन और एआई से भी निगरानी हो ताकि भीड़ और उसके इंतजाम की सटीक जानकारी मिले। अफवाह रोकने के लिए लाउडस्पीकर से सही जानकारी दी जाए। पर्याप्त और प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी और पुलिस तैनात हो जो लोगों को सही जानकारी दें और धक्का मुक्की होने से रोकें। रहें सावधान, बचाएं जान। अगर किसी धार्मिक स्थल पर बहुत ज्यादा भीड़ हो या अफरा तफरी जैसे हालात नजर आए तो अपने कार्यक्रम को टालने की कोशिश करें। भीड़ में किसी अफवाह पर यकीन न करें। अगर भीड़ के बीच फंस जाएं तो सावधानी रखें। अपने दोनों हाथों को सीने के सामने रखकर मोड़ कर रखें। इससे आपकी छाती और फेफड़े दबने से बचेंगे और आप आसानी से सांस ले पाएंगे। भीड़ के सामने खड़े ना हो और ना उल्टी दिशा में भागें। सुनिए जो चश्मदीद वहां मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। एक बड़ी बड़ी चाची जो आंटी जो है वो तो डेट कर गई चता के, ये भी चता गई थी, फिर भी किसी तरह ही बच गई और पूरा कमर में दर्द है, पैर तो टूट ही गया। मान पानी भी नहीं पिया, बच्ची बोल भी नहीं रही है, उसके दांत टूट गया है, भगदड़ हो रही थी, उसको चक्कर आया, उस वजह से वो बैरिंग पे गिर गया। पॉल गिरा, उसके बाद से एकदम चंद मिनट में इतना ज्यादा हाहाकार मच गया, सब इधर उधर भागने लगे और उधर बांस जो था वो बना हुआ, उधर खड्डा था एक, उसमें मतलब वो बांस है ना टूट गया तो सब कोई उसमें गिर गया और हम गिरे ना, उसके ऊपर बहुत सारा लोग मतलब गिरते जा रहा। वहाँ बैरिकेड के नीचे दब गया था सर, के बैरिकेड के दर्शन करने गया था नागचंद्रेश्वर के, तो बैरिकेड के नीचे दब गया था सर। वहाँ पर भगदौड़ मची थी तो वहाँ पे दब गया था, कोई उठा भी नहीं पाया, ना किसी ने सहायता करी इसकी। आरती का समय था तो हमको रोक दिया गया, फिर उन्हें एकदम से जब बैरिकेड खुलना तो भगदड़ मच गई, उधर से टेंट भी गिर गया, सारे बैरिकेड नीचे गिर गए। वो बैरिकेड के नीचे मेरे दो ही पैर फंस गए, एक को मैंने जैसे जैसे निकाला, बाकी दूसरा मेरा पैर पूरा चुर्रा हो गया वहीं पर। 125 वो औरत गिर गई एक दूसरा पे, उसी में दब के बहुत लोग बेहोश हो गए। हाँ, हम भी बेहोश हो गए थे। हमको तो रिपोर्ट मिला कि करंट लगा, आईसीयू में भर्ती है, तो हम भाग लाए। चोट तो कहता है बल इसके ऊपर से कुल दौड़ करके भागा है। अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है, हालांकि वो केबल वायर था। तो लेफ्ट साइड में महिलाओं का क्यू था, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, महिलाएं एक के ऊपर एक सब गिरती चली गई क्योंकि वो खेत। सबसे लास्ट में बहुत भीड़ था, बहुत लाइन था और लाइन में बहुत सारा लोग था, ढकेल के इधर पूरा पॉल इधर कर दिया था, पॉल गिर गया था और वहाँ पे एक तार भी था करंट वाला, वही हल्का सा यहाँ हमको लगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बड़ी खबर बड़ी टीम की। पीएम मोदी की नवीन टीम तैयार हो गई है और नवीन टीम में बड़े बड़े चेहरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन को मुबारकबाद दी थी और उन्होंने कार्यभार संभाला था अध्यक्ष के रूप में। नितिन नवीन ने अपनी टीम को बढ़ाया है। उनकी टीम में दो बड़े चेहरे कौन से हैं ये आपको बताऊं। वो दो बड़े चेहरे हैं, उसमें स्मृति ईरानी जो मंत्री भी रही हैं, सांसद भी रही हैं, और वसुंधरा राजे सिंधिया। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पाँव
हमेशा धरती पर हो। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। दुश्मनी तो जम के करो भाई, परंतु थोड़ी सी खिड़की छोड़ दो, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दो, ताकि जब कभी हम लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो हमको शर्मिंदा न होना। मोदी की नवीन टीम में दो चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा है। वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मतलब बीजेपी की बड़ी महिला शक्ति फिर तेवर और ताकत दिखाएंगी और बीजेपी का नया विजय प्लान बनाएंगी। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मोदी जी की करिश्माई नेतृत्व के अंदर हम लोगों ने पहली बार इस पार्टी ने अकेले 282 सीट्स जीतने का काम किया। 282 सीट्स। जिन नेताओं को लोग हाशिए पर मानने लगे थे और उनके सियासी भविष्य पर फुल स्टॉप का दावा करने लगे थे, उन्हें बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी देकर साबित कर दिया कि तेवर और तजुर्बे का कोई तोड़ नहीं होता। और आइए आपको बताऊं नवीन टीम में कौन सी दो बड़े प्रमुख चेहरे हैं, दो मजबूत महिलाएं हैं जिनकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री को 2 साल बाद बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी ने नई टीम में स्मृति को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। स्मृति ईरानी 10 साल तक केंद्र में मंत्री रही, 5 मंत्रालय संभाले, 23 साल से बीजेपी में है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सचिव रह चुकी हैं। संगठन और प्रशासन का उनके पास काफी अनुभव है। यूपी पर भी ध्यान है क्या, इसलिए भी स्मृति ईरानी को बड़ी जगह दी गई। स्मृति ईरानी को 2027 चुनाव से पहले यूपी की कमान सौंपी गई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी आक्रामक प्रचार में जुटे एक तरफ, दोनों आक्रामक भाषणों के जरिए बीजेपी को घेरने में लगे हैं। बीजेपी उनकी काट के तौर पर सीधे स्मृति ईरानी को उतार सकती है, क्योंकि स्मृति की पहचान कुशल वक्ता के रूप में होती है। उनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अच्छी पकड़ है। 2019 में कांग्रेस के गढ़ में राहुल गांधी को मात दी थी। यूपी में उनका तगड़ा जमीनी नेटवर्क और लोगों से जुड़ाव भी है। राहुल और अखिलेश जैसे नेताओं को सीधे घेर सकती है स्मृति। साथ ही महिला मतदाताओं पर फोकस होगा। हाल के कुछ चुनाव में बीजेपी ने महिलाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। ऐसे में स्मृति को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने का खास मतलब है। यह महिलाओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने वाला कदम होगा। महिला आरक्षण के संदेश को जमीन पर उतारने की भी कोशिश है। इसके अलावा एक और बड़ा चेहरा है, महिला चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया। अनुभव का सम्मान और संतुलन। 2 बार राजस्थान की सीएम रही वसुंधरा, 42 साल से बीजेपी में। वो 5 बार सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। मतलब राजस्थान की महारानी बीजेपी की कद्दावर नेता है। पिछले कुछ समय से उनके पार्टियों से दूरी की अटकलें थी, लेकिन बीजेपी को उनका प्रशासनिक और सियासी अनुभव पता है, इसलिए पार्टी ने तीसरी बार उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। संगठन में अनुभव को सम्मान और संतुलन देने की कोशिश हो रही है। क्षेत्रीय प्रभाव, राजस्थान और आसपास के इलाकों में उनका गहरा असर है। वसुंधरा की नाराजगी से गुटबाजी की अटकलें बढ़ रही हैं। बीजेपी ने संदेश दिया है कि पार्टी में उनकी अहम जगह है। राजस्थान समेत कई राज्यों में उनके समर्थकों में उत्साह है। इस खबर के बाद आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा टीम नवीन में खुद सबसे पहले सुनिए नितिन नवीन क्या कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है, और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं। और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार टीम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और मुझे लगता है कि वहाँ बहुत ही शानदार काम आने वाले समय में होगा। पूरी टीम, पूरे देश का उसमें पार्टिसिपेशन है। विशेष रूप से महिला प्रतिनिधि जो उसमें आई हैं उनको भी मैं बहुत बधाई देती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी इतनी बड़ी संख्या में बहनें इस टीम में शामिल हुई। जन्म दिवस के दिन मुझे इतना अच्छा उपहार मिला है और मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय टोली में रखा गया है, राष्ट्रीय टीम में रखा गया है। ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है।
लेकिन पार्टी जैसा बोलती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो वो करके भी दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जो आधी आबादी महिलाओं की है उनको हमेशा से प्रायोरिटी देती आई है। ये भारतीय जनता पार्टी में चाहे संगठन की बात करें चाहे सत्ता की बात करें, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं को उनके अधिकारों उनके सम्मानों की बात की है और हमेशा देते आई है। अब आपने महिला चेहरे देख लिए, अब दो मुस्लिम चेहरे। बीजेपी में नितिन नवीन की टीम में दो मुस्लिम चेहरों को भी जगह दी गई है। मुसलमान का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि बीजेपी की टीम में कोई मुस्लिम चेहरा है। डॉक्टर तारिक मंसूर को दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 2023 में जेपी नड्डा की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। डॉक्टर तारिक मंसूर एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। बीजेपी ने यूपी में विधान परिषद का सदस्य भी मनोनीत किया था। इन्हें पार्टी के भीतर प्रबुद्ध मुस्लिम चेहरे के रूप में देखा जाता है। पसमानदा मुसलमानों के बीच बीजेपी की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। अगला नाम देखिए है कुंवर बासित अली का। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब बीजेपी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। कुंवर बासित अली लंबे समय से जमीन पर सक्रिय रहे हैं। मदरसों और दरगाहों में योग सत्र से जमीनी जुड़ाव की कोशिश की है। कौमी चौपाल और मोदी मित्र जैसे कार्यक्रमों का नेतृत्व भी किया है। नितिन नवीन के यूपी दौरे में मुस्लिम समाज को जोड़ने में भूमिका निभाई है कुंवर बासित अली ने। सुनिए जरा, उसी में से एक चेहरा है तारिक मंसूर, क्या कह रहे हैं। हमारे ऊपर भरोसा किया है और दोबारा से हमारी नियुक्ति की है। जो भी पार्टी का आदेश होगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। पूरी पार्टी चाहती है, सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक विकसित भारत बने 2047। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। केंद्र सरकार को भी करना, साथ लेके चलना पड़ेगा। राज्य की सरकारें उन्हें भी काम करना पड़ेगा। सोसाइटी एट लार्ज को भी करना पड़ेगा। सबको हम मिलकर काम करेंगे तो हम लोग जरूर विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। ये तो कुछ प्रमुख चेहरे हो गए, कुछ और बड़े चेहरे जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहां जश्न का माहौल है। ये तस्वीर देख रहे हैं अमृतसर की। तरुण चुग साहब को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अमृतसर में, वहां जश्न मनाया जाए। अब आपको बताऊं, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी है रूप कुमारी। उनके समर्थक भी जश्न मना रहे हैं। अब मोदी की नवीन टीम में हर राज्य पर ध्यान दिया गया है। कहां से, किस राज्य से कितने लोगों को नितिन नवीन की टीम में रखा गया है, देखिए जरा। आपको बताऊं, मोदी की नवीन टीम में उत्तर प्रदेश से 8 लोगों को जगह दी गई है। चुनाव भी है। दिल्ली से 10 लोगों को जगह दी गई है। राजस्थान के 3 हैं। मध्य प्रदेश के 6 लोग हैं जिन्हें जगह दी गई। महाराष्ट्र के 5 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें नितिन नवीन की टीम में रखा गया। गुजरात से 4 चेहरे हैं। उत्तराखंड से भी 4 चेहरे हैं और बिहार के 3 लोगों को जगह दी गई है। छत्तीसगढ़ से 2 चेहरे जिन्हें नितिन नवीन की टीम में जगह दी गई। उड़ीसा से भी 2 चेहरे आते हैं। आंध्र प्रदेश से 2 और पंजाब से 2। बंगाल से भी 2 लोगों को जगह दी गई। केरलम से भी अगर आप देखें तो पूरे भारत से लोगों को जगह दी गई है नितिन नवीन की टीम में। अब उसमें बड़े चेहरे कौन कौन से हैं आपको बताऊं। मोदी की नवीन टीम के वो बड़े चेहरे जहां जश्न का माहौल है, जिनकी पदोन्नति हुई है ये कहेंगे या बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो देखिए ये हैं वो चेहरे। सबसे पहले उस कॉर्नर से शुरू कर रहे हैं। राम माधव लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक और वक्ता रहे हैं। 6 साल बाद बीजेपी के संगठन में उनकी वापसी हुई है। नई टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। 2014 से 2020 तक बीजेपी के महासचिव रहे थे। जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का जनाधार बढ़ाया है। अगला नाम है तीरथ सिंह रावत का। उत्तराखंड के पूर्व सीएम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2022 के उत्तराखंड चुनाव से पहले सीएम की कुर्सी गई थी, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। गढ़वाल के तीरथ सिंह रावत 30 साल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। एक और नाम सुनील बंसल का है। इन्हें बीजेपी का इलेक्शन इंजीनियर कहा जाता है। लगातार 8 सालों तक यूपी में संगठन मंत्री रहे। उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई। पार्टी ने फिर महासचिव बनाकर इनाम दिया है। एक और नाम बिप्लब कुमार देब, इनका नाम आपने सुना होगा, पहली बार राष्ट्रीय महासचिव बने। वर्तमान में त्रिपुरा पश्चिम से लोकसभा सदस्य हैं और त्रिपुरा के सीएम और त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। बंगाल में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई। एक नाम रेखा वर्मा का है, यूपी का बड़ा महिला और ओबीसी चेहरा है। 12 साल पहले जितिन प्रसाद को हराया था, पार्टी ने दूसरी बार उपाध्यक्ष बनाया है। एक नाम सतीश पुनिया का है, राजस्थान से राज्यसभा सांसद है और राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रबंधन में भूमिका निभाई है। विनोद तावड़े वर्तमान में महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद हैं। जेपी नड्डा की टीम में भी महासचिव थे। हरियाणा और बिहार बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं। महाराष्ट्र में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो ये नितिन नवीन की टीम। सुनिए सियासतदानों को। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बीजेपी का नेशनल टीम का सूची जब पब्लिश हुआ तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपना टीम बनाते हैं, और हर स्टेट, हर रीजन, समाज के अलग अलग वर्ग और तजुर्बे वाले, एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। तो हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिला। बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री नितिन नवीन जी ने अपनी टीम का ऐलान किया है। एक बहुत ही अच्छी टीम तैयार हुई है। इसमें अनुभवी लोग भी हैं, युवा रक्त भी हमको इसमें दिखाई पड़ता है। जो हमारी टीम है ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। एक सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, पद तो आते हैं जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के नाते जैसे पहले करते हैं अभी करेंगे। हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है और संगठन में शिद्दत से काम करना होता है। परिस्थितियां कुछ भी हो, कुछ मिले या नहीं मिले, कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन संगठन के काम को आनंद के साथ करना ये पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सिखाया है। मैं समझता हूं कि मेरा और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का सौभाग्य कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने और इतना बड़ा सम्मान दिया है। बदलते दौर अब देखिए बीजेपी ने अपनी टीम में एक बड़ा बदलाव किया है। वो बड़ा बदलाव क्या है? वो बड़ा बदलाव है ये, अमित मालवीय का नाम आपने सुना होगा, तस्वीर देखी होगी। बीजेपी आईटी सेल के हेड थे अमित मालवीय, नए हेड बने हैं दीपक महस्के। ये है दीपक महस्के, नए आईटी सेल के हेड बनने के बाद देखिए जश्न हो रहा है। उनके यहां भी दीपक महस्के के समर्थक पहुंचे हुए हैं। तो किसी भी पार्टी का जो आईटी सेल है वो एक बड़ी टीम होती है, बड़े ताकतवर टीम होती है, या आप कह सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े कैंपेन उस पार्टी के लिए चलाना उनकी जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी अब दीपक को मिल गई है। उधर आप देख रहे हैं अमित मालवीय को। बीजेपी ने आईटी सेल में बहुत बड़ा ये बदलाव किया है। अमित मालवीय की जगह दीपक महस्के को यह जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को डेटा मैन कहा जाता है। वो मीडिया प्रवक्ता की बजाय चुपचाप काम करते हैं। 15 साल से पार्टी के आईटी और सोशल मीडिया सेल में बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ चुनाव जिताने में अहम रोल है उनका। उन्होंने डिजिटल, डेटा और सोशल मीडिया कैंपेन संभाला। अमित मालवीय की तरह मुखर और आक्रामक नहीं माने जाते हैं। उन्हें संगठनात्मक रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता है। पर्दे के पीछे से काम करने में माहिर हैं महस्के। केमिस्ट्री से एमएससी किया है। बाद में वो छत्तीसगढ़ में केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। बागवानी और ऑर्गेनिक खेती के कामों में 35 साल तक जुड़े रहे। चुनावी डेटा जमा करने और उसके विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़, बीजेपी छत्तीसगढ़ राज्य आईटी सेल के भी प्रमुख रह चुके हैं। अमित मालवीय ने दीपक महस्के को बधाई दी है। डिजिटल समर्थकों को बीजेपी की ऑनलाइन ताकत की रीढ़ बताया और कहा नई टीम के साथ पार्टी का डिजिटल अभियान और बढ़े। अमित मालवीय 11 साल तक बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं
नए आईटी सेल के हेड दीपक महस के। ये बहुत बड़ी जवाबदारी है और गर्व भी महसूस होता है। एक सामान्य से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर की जवाबदारी दी गई है। मैं प्रदेश के संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ता भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं और इस जिम्मेदारी पे प्राण से जुटकर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, नितिन जी हमारे प्रभारी रहे हैं, साथ में काम करने का मौका मिला है। हमने काफ़ी सारी रणनीतियों में यहाँ भी साथ में काम किया, उनका मार्गदर्शन यहाँ पर मिला और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भी योजना वो हमको देंगे उसमें हम लोग काम करेंगे। बहुत से चेहरों की नई एंट्री हुई है, कई चेहरे बाहर भी हो गए हैं। एक और बीजेपी का बड़ा चेहरा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जब चेहरों की एंट्री हो रही है तो एक प्रवक्ता का एग्जिट हो गया है। शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, सदस्यता से और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से भी इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक इस्तीफा उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आखिर शहजाद ने क्यों इस्तीफा दिया, क्या लिखा है उसमें देखिए जरा। शहजाद पूनावाला ने बीजेपी छोड़ने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बीजेपी अध्यक्ष को एक चिट्ठी पोस्ट की और अपील की है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। चिट्ठी के मुताबिक शहजाद 30 जुलाई को इस्तीफा भेज चुके थे। 31 जुलाई को उन्होंने अपने एक्स से बीजेपी से जुड़ी बातें हटा दी थी, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। अब चिट्ठी में शहजाद ने इस्तीफे की बात सार्वजनिक कर दी है। उन्होंने आर्थिक और निजी कारणों को इस्तीफे की वजह बताया और लिखा है, पार्टी छोड़ रहा हूं लेकिन विचार और व्यक्ति नहीं। चिट्ठी में शहजाद पूनावाला ने लिखा, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं, जिन व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया, उन्होंने मुझे अपने पूर्व निर्णय पर दृढ़ रहने के लिए बाध्य किया है। शहजाद ने कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की थी, फिर 2017 में उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए और बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। पुणे के रहने वाले शहजाद पूनावाला ने कानून की पढ़ाई की है। सियासत में आने से पहले वो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। सुनिए जरा पहले शहजाद क्या कुछ कह चुके हैं, सुनिए। एंटी नेशनल कांग्रेस और ये राहुल बाबा ये LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। ये राहुल गांधी LOP मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और INC का केवल एक ही काम बन चुका है, BBB भारत बदनामी ब्रिगेड बनकर राहुल गांधी के नेतृत्व में P फॉर प्रोपेगेंडा फैलाना, दुष्प्रचार करना भारत के खिलाफ। शहजाद बीजेपी की मुखर आवाजों में रहे हैं और खासतौर पर कांग्रेस पर जब हमले की बात हो तो शहजाद ड्राइविंग सीट पर आ जाते थे। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की भी तैयारी थी। अब एक और बवाल चल रहा है, वो बवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर। प्रधानमंत्री ने बयान दिया, लाल किले से दिमागी नक्सलियों की बात की थी। वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। इन दिमागी नक्सलियों, प्रधानमंत्री ने कहा दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और उसके बाद सियासी तीर चलने लगे। देखिए कौन क्या कह रहा है। पी चिदम्बरम कह रहे हैं, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। यह अर्बन नक्सली आंदोलन जीवी का नया रूप है। अर्बन नक्सली कौन थे, आंदोलन जीवी कौन थे? ये आरोप विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ लगाए जाते थे। दिमागी नक्सली उसी तरह के पुराने आरोपों का यह नया रूप है। सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया, पीएम मोदी ने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन 24 घंटे में दिमागी नक्सली सबके सामने आ गए। मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया था। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस खतरे को समाप्त कर दिया है। कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली पी चिदम्बरम? इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, पीएम के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, जो विकसित भारत का सपना देखेगा, वो दिमागी नक्सली है। मैं आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं। इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, पी चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं बल्कि पूरी तरह से नक्सल है। जब देश के गृह मंत्री ने खुद को दिमागी नक्सल कहा है तो जांच हो कि क्या उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ जानबूझकर कदम नहीं उठाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मैं अनुच्छेद 370 का समर्थन करती हूं, मैं एक दिमागी नक्सल हूं। सुनिए दिमागी नक्सल पर कैसे वॉर छिड़ा है। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है,
प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था, वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदम्बरम? जिस नस्ल की बात वो कर रहे हैं ना, दिमागी नक्सलवाद, वो उस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं, जो सड़क पर नफरत बांटते हैं, जो सड़क पर चलते हुए लोगों को पीटते हैं, जो धर्म के नाम पर नफरत फैला करके जिस धर्म के अंदर प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता हो, वो नफरत का पाठ पढ़ाते हैं। अभी तो उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं। दिमागी नक्सली किसको कहा मोदी जी ने? देखो, दिमागी नक्सली का अर्थ क्या है? जो लोग सफेद पोश लोग हैं, जो छुप करके और देश में अराजकता फैला रहे हैं, देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको खाद पानी दे रहे हैं। खाद पानी मतलब समझिए, उसको आर्थिक सहायता दे रहे हैं कहीं। तो ऐसे लोगों को जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो पूरा देश कह रहा है भाई। लेकिन वो अब कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हम ही हैं, तो आगे हमको कुछ कहने की आवश्यकता है। और आइए अब आपको बताऊं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दिमागी नक्सल। आपको याद होगा कि सीजेआई ने कॉकरोच का जिक्र किया था तो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल कहा तो दिमागी नक्सल के नाम से भी पार्टी बन गई। ये देख रहे हैं, ये उसका लोगो, दिमागी नक्सल पार्टी। दिमागी नक्सल पार्टी की चर्चा पीएम मोदी के भाषण के बाद शुरू हुई। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल का जिक्र किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा था, भले ही जंगल में हथियार उठाने वाला नक्सल खत्म हो गए, लेकिन दिमागी नक्सल अब भी मौके की तलाश में। अब सोशल मीडिया पर नया कैंपेन तेजी से चर्चा में आया है। दिमागी नक्सल पार्टी यानी डीएनपी नाम से अकाउंट बन गया है इंस्टाग्राम पर। इसमें 24 घंटे में 2 लाख फॉलोअर जुड़ गए। मौजूद जानकारी के अनुसार यह अकाउंट इसी महीने खोला गया, लेकिन अभी तक यह जानकारी नहीं कि इसे कौन हैंडल कर रहा है, कौन चला रहा है। लॉग से पता यह चला है कि इसका यूजर ने एक बार बदला गया है। इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब तक 63 पोस्ट किए जा चुके हैं और यह अकाउंट करीब 35 लोगों को फॉलो कर रहा है। एक्स पर डीएनपी राहुल अखिलेश जैसे नेताओं को फॉलो कर रहा है और इस सोशल मीडिया कैंपेन का स्लोगन सोचो, रिसर्च करो, विरोध करो है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हेमंता और रामदेव। जेन जी नाम में लोगों को आंदोलन करने के लिए उत्साह देने का साथ साथ पूरा देश को माहौल बिगाड़ने का ये लोग संकल्प लेके रखा है। इससे मैं कई ज्यादा परेशानी भी नहीं हूं, इसलिए ये लोग खुल्लम खुल्ला देश विरोधी काम कर ही रहा है और खुल्लम खुल्ला देश का लोगों को बोल रहा है कि आप आंदोलन करो, धरना करो, एनआरकी लाओ। ये तो हर दिन बोल ही रहा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जेनजी के बाद जेन अल्फा का हल्ला बोल। क्या है ये तस्वीर देखिए, ये है दिल्ली के जंतर मंतर वाली तस्वीर। जब जंतर मंतर वाला प्रदर्शन शुरू हुआ था, ये जेनजी का प्रदर्शन था, ये कहा गया। और उसके बाद देखिए अगला प्रदर्शन शुरू हुआ रांची में। रांची में भी जेनजी का प्रदर्शन कहा गया। पेपर लीक के खिलाफ, धांधली के खिलाफ प्रदर्शन था। और अब देखिए जेन अल्फा यानी जेनजी से भी छोटे हैं जेन अल्फा, वो प्रदर्शन कर रहे थे लखनऊ में। यानी स्कूल के छात्र छात्राएं देखिए ह्यूमन चेन बना ली है, सड़क को रोक दिया है, जाम कर दिया है। और उसके बाद देखिए बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे। इससे पहले 14 तारीख को देखिए लखनऊ में ही छात्रों ने सड़क जाम कर दिया था।
अब देखिए स्कूल की छात्राएं क्यों सड़कों पर आई। छात्र अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रही थी। लखनऊ में जेनजी के बाद जेन अल्फा का प्रदर्शन हुआ। स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्राओं ने सड़क जाम किया था। सुबह 7 बजे बारिश के बीच स्कूली छात्राएं इकट्ठा हो गई। ये छात्राएं जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय से चलकर चौराहे तक पहुंची और 6ठी से 12वीं तक के इस स्कूल को समाज कल्याण विभाग चलाता है। करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर छात्राएं पहुंची, जिसमें 2 से 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। पुलिस ने करीब 2 घंटे तक छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो डीएम को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ी रही। जब बात नहीं बनी तो छात्राएं डीएम आवास की तरफ जाने लगी। इसके बाद एसीपी और एडीसीपी ने छात्राओं को रोका और बातचीत की। उनके सामने ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को फोन लगाया गया। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के शिक्षक नहीं है। एसीपी ने छात्राओं को बताया कि उनकी समस्या का समाधान आज ही होगा। इसके बाद छात्राएं मान गई और उन्हें ई बसों से वापस स्कूल भेजा गया। छात्राओं से मिलने भारी बारिश के बीच विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव पहुंचे। समाज कल्याण अधिकारी विभाग के सचिव एसडीएम भी स्कूल पहुंचे। करीब 2.5 घंटे की बातचीत के बाद सभी अफसर स्कूल से बाहर निकले। जल्दी छात्राओं की शिकायत दूर करने का भरोसा दिया गया और 14 अगस्त को भी घटिया भोजन, शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन हुआ था। नाराज छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम कर दी थी। इसके बाद समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण खुद पहुंचे और प्रमुख सचिव मौके पर पहुंचे थे, तब बात बनी थी। सुनिए जो छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी वो क्या कह रही थी। हमारे फिजिक्स के टीचर नहीं, हम लोग 7 महीने से चिल्ला रहे हैं लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी जा रही है और 5 महीने बच्चे हमारे बोर्ड में, हमारे परसेंटेज की बात है। यहाँ जब टीचर नहीं है तो हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? टाइम टेबल भी हमारा ऐसा कि हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता है कुछ पढ़ने का। पहले धरना पानी को लेकर हुई थी, वो समस्याएं दूर हुई, लेकिन हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग की क्लासेस कंटिन्यूसली नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन क्लासेस करते कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ से टीचर नहीं, ना बायो की टीचर, ना फिजिक्स की टीचर है, हिंदी की टीचर, हिंदी की टीचर 4, मैथ की टीचर 1, साइंस की टीचर जो साइंस इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए बस टीचर नहीं, मतलब प्राइवेट वालों की इतनी वैल्यू और साइंस के लिए मतलब सरकारी के लिए वैल्यू नहीं। सरकारी बिल्कुल सुनती नहीं है क्या? पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टीचर नहीं है, कैसे पास हो? की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्कूल वालों की। हम लोग को सुबह 4 बजे जाया जाता है, योगा करो, योगा बाद फिर पढ़ो, पढ़ने बाद फिर नाश्ता करो, 9 बजे का स्कूल है, 9 बजे कोई टाइम होता है, 8 बजे का स्कूल होना चाहिए। साहब हमारे जो स्कूल का इंटरनल मैनेजमेंट है उसमें जैसे कि उनका कहना है कि हमारी वार्डन अच्छा बिहेव नहीं करती है, उनको हटाया जाए और स्कूल में मोबाइल अलाउ किया जाए और जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारी टाइमिंग। और इस बीच आपको बता दूं बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार ने छात्रों की मांगे मान ली हैं। टीडीपीएल की कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। परीक्षा सुधार कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। आईएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में कमेटी बनेगी। रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराई जाएगी। बड़ी खबर है। छात्र लगभग 24 दिन से धरने पर, प्रदर्शन पर, भूख हड़ताल पर बैठे थे और सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। लीड के हड्डी आदरणीय कुणाल सर जी को, इनके अगर ये नहीं रहते ये आंदोलन हम लोग नहीं जीत पाते, ये हम आश्वस्त करना चाहते। ये दोनों रविंद्र और पीयूष, ये दोनों मेरे 2 बाजू हैं। जब सीजीएल का केस हम लोग लड़ रहे थे और जब हम लोग हारे थे तो लोग गालियां जब दे रहे थे, तब रविंद्र ने मुझसे भरोसा जताया था कि सर आप सही है। और ये पीयूष, ये दोनों लोग मजबूती के साथ इस आंदोलन में खड़े हैं और हम लोगों ने मिलके ये साबित किया कि अगर लड़ाई सच की हो तो जीत निश्चित है। और हम लोगों ने इस बात को साबित किया कि अगर ईश्वर आपके साथ, अगर आपका लड़ाई सही है तो हम लोग जीतेंगे। और हम लोगों ने साबित कर दिया कि झारखंड के इतिहास में ऐसी लड़ाई कभी न लड़ी गई थी और शायद ही कभी लड़ी जाएगी। इस लड़ाई को आने वाला समय एक एग्जाम्पल के रूप में लेगा। हमने युवाओं की लड़ाई लड़ी। मैंने कैंसर से बीमारी लड़ते हुए, कैंसर से पीड़ित मैंने इस लड़ाई को लड़ा है। लोग ने मेरे ऊपर लांछन लगाया, मैं बिक गया और आज देखिए समय का चक्र और महादेव की कृपा और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद कि आज हम लोग जीत की कगार पे हैं। और हम लोगों ने ये दिखा दिया कि अगर आपकी लड़ाई सही हो तो जीत हासिल की जा सकती है। टीडीपीएल से जितने भी परीक्षाएं हुई हैं वो सारी परीक्षाएं रद्द की गई है। 11 to 13 जेपीएससी का भी हमारा मांग नहीं माना गया है। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा रद्द कर दिया गया है।
रिफॉर्म्स के लिए अमिताभ कौशल के कमेटी में एक कमेटी बनाई गई है, हम लोग उसको देखते हैं। और मैं मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जो लोग भी यहाँ पे हैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे लिए बड़े भाई के रूप में हमारी बातों को रखने का प्रयास किए। हम धन्यवाद। सीबीआई जांच अभी नहीं मानी गई है, नहीं मिला है। जब तक सीबीआई जांच नहीं मान 3 से 4 हम सिर्फ किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, मजदूर पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन इस सरकार ने 3 से 4 साल की हमारी मेहनत को करते हुए और इस भीड़ के आगे उपद्रव जो जितना बाकी है हम धन्यवाद देना चाहेंगे वैसे तमाम सामाजिक व्यक्ति को, वैसे तमाम आम आवाम को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी छात्रों को साथ देने का काम किए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे वैसे तमाम राजनीतिक दल के व्यक्तियों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच को अपना नैतिक समर्थन दिए, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के कोई राजनेता हो, फिर चाहे वो विपक्ष के कोई राजनेता हो, हम सबका धन्यवाद देना चाहेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 24 दिन के बाद तो हमारी बातें सुनी, लेकिन अब भी सवाल है जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। 11-13 जब तक रद्द नहीं होगी हम लोग यहाँ रहेंगे। ये प्रकाश सर है जिन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट लगे हैं, लेकिन मत कीजिए आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग मर जाएंगे। सरकार का काम, सरकार का काम, न्यायालय आप नहीं दे सकते हैं, आप न्याय नहीं कर सकते हैं। आप सरकार को ये कहना चाहते हैं सीबीआई जांच होकर रहेगा, यहाँ व्यवस्था नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, नौकरी रद्द करने का मौका मिलेगा। सीबीआई का जांच, हम लोग निकल करेंगे। सिचुएशन अभी हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन हमारे जितने भाई हैं और जितने परिवार देख रहे हैं, आप लोग निराश ना हो। हम लोग पहले भी कोर्ट से लड़के नौकरी लिए थे और फिर कोर्ट से लड़के वापसी करेंगे। आज प्रोजेक्ट भवन के सामने आप जरूर वापसी करेंगे। रोना नहीं माँ, रोना नहीं पापा, मैं फिर जीतूंगा माननीय न्यायालय से मैं जीतूंगा। आप लोग रोइएगा नहीं माँ। चलिए आज इस फैसले के बाद अगर हमारे कोई भाई को कुछ हो गया, कुछ फैसला ले, तो उनका रक्षा कौन करेगा बताइए? आप पल भर में बताइए, पल भर में जो फैसला ले लीजिए। जांच हो ना, हमें जांच से कोई दिक्कत, जांच के खिलाफ में नहीं बोला है। हम हमेशा चाहते हैं कि जांच हो, जो गलत तरीके से आए वो बाहर हो, हम कभी इसके खिलाफ नहीं थे। सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही? सरकार जांच सोच रही है कि हम फंसाएंगे। जिनका सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही है? सरकार जांच करवाए। फैसला है। एक मिनट, हम 1 to 1 जितने बच्चे हैं हम सब टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार है, हर जांच से गुजरने के लिए तैयार है। सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही है? बिना जांच रात के अंधेरे में एक काला नियम क्यों निकाला गया है? केवल 4 लोग आमरण अनशन पे बैठे थे, उसके आधार पे अगर सरकार रद्द कर रही है तो सरकार और यही बैठेंगे। यहाँ से मूव, या तो आप हमको गोली मार दीजिएगा, तभी हम लोग यहाँ से मूव करेंगे, तो यहीं रहेंगे। बताइए कैसा फैसला है? मैं क्या बोलूं, बताइए कैसा फैसला होता है? लोकतंत्र में न्याय भीड़ से तय होता है, उपद्रव से तय होता है, दंगे से तय होता है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कुछ असामाजिक तत्व दंगा, उपद्रव और भीड़ के बुते हमारी रोटी, हमारे हक, हमारे सम्मान से वंचित किया है। ये कहाँ का न्याय है? लोकतंत्र में कब से न्यायपालिका का फैसला? बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल से क्या करेंगे? क्या कल से क्या करेंगे? आप भावुक हो रहे हैं, देखिए भावुक हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई के बाद ये जीत मिली है और वो लड़कियां भी इसमें देखिए शामिल हैं जो प्रदर्शन कर रही थी और भूख हड़ताल पर थी। उनसे ये तस्वीरें आप देखिए, भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी, उनकी ये तस्वीरें हैं। और जाहिर तौर पर अब इस जीत के बाद इन सब का अपना अनुभव है, क्योंकि बड़ी लड़ाई इन सब लोगों ने लड़ी। 24 दिनों तक यहाँ पर डटे रहे और उसके बाद आज अंततः जाकर के इन सबको जीत मिली है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर। और तमाम वो लोग जो पहले दिन से इस आंदोलन में शामिल थे, वो तमाम लोग यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और जश्न का माहौल
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। ये बात जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है उन वहाँ तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे। अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था वो सब देखिए, अगर हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही पूरी हो जाएगी, हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी तो आगे का जितने भी कार्यक्रम है हम लोग आगे का कार्यक्रम क्यों करेंगे। तो कितना संतुष्ट है अभी तक घोषणा की? अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम सीबीआई जांच, सीआईडी जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, ऐसा सिस्टम का गारंटी चाहिए। आप देख रहे हैं कि यही सीजीएल को हम 29 जनवरी 2024 को भी रद्द कराए थे। इससे पहले कई एग्जाम पर सीबीआई सीआईडी जांच कराए, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट को सिर्फ एक अवसर मिलता है, उसका भी समय वापस नहीं आता है। लेकिन मेरा इच्छा है जो अभी पहला दूसरा क्लास में है, जो अभी 7वां 8वां मैट्रिक इंटर में जो है, वो जो आने वाले समय पे प्रतियोगी परीक्षा का फेस करेंगे, वो कुर्बानी उनको ये कुर्बानी न देना पड़े जो हम लोग को देना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि दूसरा किसी और माँ का बेटा इस तरह का कुर्बानी दे, ये लड़ाई अंतिम हो, मेरा ये इच्छा है। इसके लिए हम सरकार को सहयोग करेंगे और सरकार इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे। निश्चित तौर पर एक ऐसा रिफॉर्म सिस्टम लेकर के आएंगे जो जुगों जुग तक आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी तक पेपर लीक और धांधली कभी नहीं होगा। तो आप सुन रहे थे देवेंद्र महतो को, जो पिछले लंबे वक्त से भूख हड़ताल पर बैठे थे। झारखंड सरकार ने सभी मांगे मान ली हैं और टीडीपीएल ने जो परीक्षाएं कराई उसे रद्द कर दी है। तो इसलिए संभव है छात्र अपना आंदोलन खत्म कर दें। आइए बारी है लाइफ का फंडा की। जिंदगी में अगर अहंकार आ गया तो सारी काबिलियत और कामयाबी फीकी पड़ जाएगी। महात्मा बुद्ध की एक कहानी में लाइफ का यह बड़ा फंडा छिपा है। एक शिष्य गौतम बुद्ध के पास ध्यान और ज्ञान की बातें सीखता था। कुछ सालों में उसे लगा कि उसने सारी विद्या हासिल कर ली। घमंड से भरकर उसने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं गुरु दक्षिणा देने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें जो सबसे बेकार चीज लगे वो दे दो। शिष्य बेकार चीज खोजने निकल गया। पहले उसने मिट्टी को हाथ लगाया तो आवाज आई, सारे पेड़ पौधे और फसलें मुझसे पैदा होती हैं और मैं तुम्हें बेकार लगती हूं। अब उसने पत्थर उठाया तो आवाज आई, बड़े बड़े घर दुकान किससे बनते हैं? मंदिरों में जिस मूर्ति के सामने सिर झुकाते हो वो किससे बनती है? फिर उसने एक पत्ता उठाना चाहा, लेकिन पत्ते ने कहा, मैं खाद और ईंधन बनाने के काम आता हूं। अब शिष्य को एहसास हो गया कि कुदरत की बनाई कोई चीज बेकार नहीं। वो गुरु के पास लौट रहा था, तभी उसे समझ आया कि सबसे बेकार तो अपना अहम यानी अहंकार की भावना है। वो खाली हाथ गुरु के पास लौटा और उनके पैरों पर गिर गया और कहा, गुरुदेव, इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, केवल मेरा अहंकार ही सबसे बेकार है। उसके आपके चरणों में समर्पित उसे करता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुमने दुनिया का सबसे मूल्यवान उपहार दिया है। बुद्ध की इस कहानी में फंडा छिपा है कि जब आप अपने भीतर के घमंड को छोड़ देते हैं तभी हमें सच्चे ज्ञान और शांति मिलती है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।